इंडिया भारत की बहस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने विवादित बयान दिया है। अधीर रंजन ने कहा, फिर तो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को भी उड़ा दो। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, नाम बदल जाने से देश के हालात बदलने वाले नहीं है। इंडिया और भारत को लेकर सियासी महाभारत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अगर नाम बदलने की राजनीति ही करनी है तो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन का त्याग करो। अगर इतना अंग्रेज के खिलाफ और अंग्रेज की गुलामी की चलते बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने निशाना साधते हुए पूछा कि क्या नाम बदल जाने से मुल्क के खराब हालात बदल जाएंगे। ये जो इन्होंने दावतनामा दिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उससे नहीं दिए, तो इससे क्या मतलब है? भाई जो पहले से आया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होना चाहिए था। ये उसको भारत कहकर तो क्या इससे कोई हालात बदल जाएंगे? तो बेहतर यही था कि इसमें ये तो हम अपने घर में का झगड़ा दूसरों को भी बता रहे हैं। और देश का नाम बदलने को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान दिया है। मायावती ने इसे संविधान से छेड़छाड़ करार दिया है। वहीं मायावती ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। देश का नाम बदलने को लेकर हो रही चर्चा के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सरकार और विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए दोनों पर आरोप लगाए हैं। मायावती ने कहा कि बीजेपी संविधान से छेड़छाड़ कर देश का नाम बदल रही है और ये सब सरकार विपक्ष की मिलीभगत से हो रहा है। अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है, या फिर ये कहा जाए ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है। मायावती ने इंडिया गठबंधन के नाम पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नाम के जरिए बीजेपी को राजनीति करने का मौका दिया है, जिसकी वजह से जनता के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। यदि बीजेपी को विपक्षी गठबंधन के नाम से आपत्ति थी तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। इंडिया का नाम भारत करने की अटकलों के बीच पूरे विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। विपक्ष ने कहा कि इंडिया को भारत लिखने के पीछे की वजह इंडिया गठबंधन को लेकर मोदी सरकार का डर है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निमंत्रण पत्र में इंडिया को भारत लिखने पर कांग्रेस ने तंज करते हुए कहा कि बीजेपी में इंडिया का ये डर देखकर उन्हें अच्छा लगा। G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि मोदी इतिहास से छेड़छाड़ कर और इंडिया यानी भारत जो राज्यों का एक संघ है को बांटते रह सकते हैं, लेकिन हम डिगने वाले नहीं हैं। क्योंकि वो इंडिया अलायंस से डर गए हैं। हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। डीएमके सांसद किनिमोझी ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरएसएस का एजेंडा देश पर थोप रही है। वहीं ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर इतिहास को बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इंडिया नामटा नामे सारा विश्व चेने, हठाৎ एमन की हलो আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে? কবে কবি ঠাকুরের নাম চেঞ্জ হয়ে যাবে? तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया और भारत एक ही हैं और अगर बीजेपी को इंडिया से दिक्कत है तो भारत नाम से भी होनी चाहिए। और आपको बता दें, भारत नाम विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, जिन लोगों को नाम से आपत्ति है उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने G20 में पुतिन और जिनपिंग के न शामिल होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत में 9 से 10 सितंबर को होने वाली G20 शिखर सम्मेलन के इनविटेशन कार्ड्स पर इंडिया की जगह भारत लिखे जाने पर चल रहे विवाद को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सलाह दी है। समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इंडिया दैट इज भारत और यह संविधान में है। इंडिया दैट इज भारत, इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज आई वुड इनवाइट एवरीबॉडी टू रीड इट। तो वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा को लेकर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने कहा कि किसी का आना ना आना कोई मुद्दा नहीं है।
at different points of time in G20, there have been some presidents or prime ministers who, for whatever reason, have chosen not to come themselves. But that country and that country's position is obviously reflected by whoever is the representative on that occasion. प्रेसिडेंट ऑफ भारत के बाद अब प्रधानमंत्री के निमंत्रण पत्र पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ है, जिसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। अपने देश का नाम बदलने की बहस तब और तेज हो गई जब आसियान समिट में प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर भारत शब्द का जिक्र किया गया। निमंत्रण पत्र पर लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, यानी भारत के प्रधानमंत्री। आज ही प्रधानमंत्री मोदी आसियान समिट के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता रवाना होने वाले हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के बारे में आधिकारिक जानकारी साझा की, जिसमें उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहा गया है। इससे पहले G20 देशों के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू की ओर से डिनर का इनविटेशन भी सामने आया। उस पर भी लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यहीं से कुछ लोगों के कान खड़े हुए कि क्या भारत का ऑफिशियल नाम सिर्फ भारत होने जा रहा है? क्या सरकार हर जगह से इंडिया शब्द हटाने जा रही है? और क्या संसद का विशेष सत्र इसीलिए तो नहीं बुलाया है? और कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने हिंदू धर्म की उत्पत्ति को लेकर विवादित बयान दिया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि इतना अहंकार अच्छा नहीं, हिम्मत है तो गृह मंत्री अन्य धर्मों पर बयान देकर दिखाएं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने हिंदू धर्म की उत्पत्ति को लेकर विवादित बयान दिया है। जी परमेश्वर ने तुमकुर में एक सभा को संबोधित करते हुए ये विवादित टिप्पणी की है। जी परमेश्वर ने कहा है कि बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का जन्म भारत में हुआ है। इस्लाम और ईसाई धर्म विदेश से यहाँ पर आए हैं, लेकिन हिंदू धर्म कहाँ से आया और कौन इसे लेकर आया, अभी तक ये पता नहीं चल सका है। हिंदू धर्म ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿತು, ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಇನ್ನೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಸದ್ದಿಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था और कहा था कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इन्हें पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும்। அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। G20 सम्मेलन के लिए भारत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस सम्मेलन के दौरान लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। G20 सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा हो या सुविधा, विदेशी मेहमानों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भव्य आयोजन के दौरान लोगों को किसी तरीके की दिक्कत न आए, इसके लिए भी पूरी कोशिश जारी है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खास तैयारी की गई है। G20 से घरेलू उड़ानों पर ज्यादा असर नहीं पड़े, इसके लिए भी समय में कुछ बदलाव संभव है। जो फ्लाइट के जो टाइमिंग है वो ऐसे हो जिसके अंदर उतरने वाले जो जहाज ज्यादा आएंगे उनको दिक्कत ना हो। G20 सम्मेलन को देखते हुए एयर इंडिया ने बड़ा ऐलान किया है। एयर इंडिया ने 7 से 11 सितंबर के बीच दिल्ली से आने जाने वाली सभी उड़ानों के लिए यात्रियों को सुविधा दी है। अगर यात्री चाहें तो यात्रा की तारीख बदल सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी तरीके का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन ये सुविधा एक टिकट पर सिर्फ एक बार ही मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 सितंबर यानी कल दिल्ली पहुंचेंगे। वो 4 दिन तक भारत में रहेंगे। उनकी पत्नी जिल कोरोना पॉजिटिव हैं। व्हाइट हाउस ने ताजा बयान में कहा कि जो बाइडेन की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत आने से 2 दिन पहले उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गईं। इस खबर से असमंजस की स्थिति देखने को मिली, लेकिन बहुत जल्द व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा कि जो बाइडेन बिल्कुल ठीक हैं। उनकी कोरोना की दोनों रिपोर्ट नेगेटिव हैं। President Biden tested negative last night for COVID-19 and tested negative again today. He's not experiencing any symptoms. बाइडेन 7 सितंबर को भारत के लिए रवाना होंगे और 8 सितंबर को उनकी पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता है।
Thanks to the leadership of Prime Minister Modi and India's presidency, we hope we'll be able to do all of those things. जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन डेलावेयर में अपने घर पे क्वारंटाइन में हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी वहां दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समूह आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में G20 सम्मेलन की गहमा गहमी के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज रात इंडोनेशिया के लिए रवाना होंगे। जकार्ता में पीएम मोदी आसियान के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 9वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट में भाग लेंगे। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में जिन मुद्दों पर जोर दिया जाएगा उनमें समुद्री सुरक्षा सहयोग, रणनीतिक साझेदारी, व्यापार और निवेश शामिल हैं। जितने भी रीजनल और इंटरनेशनल मुद्दे जो म्यूचुअल कंसर्न के हैं, संभावना है वो लीडर्स इस फोरम में डिस्कस करेंगे। आसियान को दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक माना जाता है। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हैं। G20 सम्मेलन की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया दौरा छोटा होगा। पीएम 7 सितंबर की रात को भारत लौट आएंगे। यूएनएससी में भारत ने चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा है। भारत ने दोनों देशों के आतंकियों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने चीन और पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने ग्लोबल आतंकियों को ब्लैक लिस्ट करने से बार बार रोकने पर चीन को आड़े हाथ लिया और कहा कि सबूतों पर आधारित प्रस्तावों को रोकना चीन और पाकिस्तान के दोहरे रवैये को दिखाता है। 2. The working methods of the United Nations Security Council sanctions committees continue to dent the credibility of the UN Security Council. For genuine, evidence-based listing proposals for globally sanctioned terrorists to be blocked without giving any due justification is uncalled for and smacks of doublespeak when it comes to the Council's commitment in tackling the challenge of terrorism. The working methods of sanctioned committees must emphasize transparency, objectivity in listing and delisting, and should not be based on political considerations. रूस के राष्ट्रपति पुतिन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग जल्द ही मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात में दोनों देश हथियारों की डील कर सकते हैं। अपने फैसलों के लिए दुनिया की नाक में दम करने वाले नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और अपने जंगी तेवरों के लिए मशहूर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने वाली है। बताया जा रहा है कि 1 महीने के अंदर ये दो शक्तियां आपस में हाथ मिला सकती हैं। हालांकि बैठक कहां होगी, किस वक्त होगी, कौन सी जगह होगी, इसका अभी तक पुख्ता खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन सूत्रों की माने तो रूस में ही पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात हो सकती है। माना जा रहा है कि रूस के दौरे के लिए किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से रूस के शहर व्लादिवोस्तोक के लिए हथियारबंद ट्रेन से यात्रा करेंगे। इन दो ताकतों की मुलाकात का मकसद हथियारों की डील को माना जा रहा है। नॉर्थ कोरिया रूस को यूक्रेन से युद्ध के लिए हथियार सप्लाई कर सकता है। साथ ही सैन्य सहयोग पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। उधर रूस और नॉर्थ कोरिया की नजदीकियों से अमेरिका में खलबली मची हुई है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया को चेतावनी दी है कि अगर उसने रूस को हथियार दिए उसे कई तरीके के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। और चलिए बात क्रिकेट की। डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने एशिया कप के आखिरी लीग मुकाबले को 2 रनों से जीतकर सुपर 4 में जगह बना ली है। मैच में एक वक्त ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान ये मैच आसानी से जीतकर इतिहास रच देगा। एशिया कप 2023 में मंगलवार को एक रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 2 रनों से हराया। बेहद रोमांच से भरे इस मैच में अफगानिस्तान को जीत के लिए 292 रन का लक्ष्य मिला था। अफगानिस्तान ने 37.4 ओवर में 289 रन बना लिए थे, मगर विकेट नहीं होने के कारण टीम यहीं ढेर हो गई और मैच हार गई। अफगानिस्तान की टीम एक समय पर क्वालिफाई करने की दहलीज पर भी आ गई थी, मगर लगातार गिरते विकेटों के कारण अफगानिस्तान क्वालिफाई करना तो दूर मैच तक नहीं बचा सकी। यदि अफगानिस्तान ये मैच 37.1 ओवर में जीतता तो यह उसकी श्रीलंका पर सबसे बड़ी जीत होती और वो सुपर 4 में अपनी जगह बना लेता। यह अपने आप में इतिहास होता।
मैच में अफगानिस्तान के स्टार प्लेयर राशिद खान 16 गेंदों पर नाबाद 27 रन बनाकर दूसरे छोर पर खड़े रहे और लगातार गिरते विकेट के कारण मैच नहीं बचा सके। Zee News।